बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। राबिया इरफान आज किस्त नंबर 18 नावल पंछी अज़हरा आयशा के साथ हाजिर खिदमत है। जी, हम मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर नावल की तरफ चलते हैं क्योंकि बहुत से लोग इसका बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। किस्त नंबर 18। लॉन में घास पर चलना बहुत खुशगवार लगता है और आज तो मौसम भी काफ़ी सुहाना हो रहा है। वो घास पर चहलकदमी करते हुए बोला, सोनल, अम्मी ने तुमसे बात की है? शान पूछते हुए डर रहा था। हाँ, मगर मुझे तो समझ नहीं आ रही ये इन सबको क्या हो गया है। वो किसी गहरी सोच में थी। दोनों रात को ठंडी ठंडी हवा में चहलकदमी कर रहे थे। तुम क्या समझती हो? इस सब के लिए रेडी हो? वो यूं बोला जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। शान, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। प्लीज तुम मेरी वजह से परेशान ना हो। वो शर्मिंदा थी और जाने अनजाने में नजरें चुरा रही थी। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अगर मैं ये कहूं कि मैं दिल से राजी हूं तो क्या फिर भी तुम ये फजूल सोचोगी? वो अब बाकायदा हवा में मुक्का लहराते हुए बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? वो चौंक गई। नहीं, मेरा मतलब है मैं अम्मी अब्बू के सामने मजबूर हूं। वो इंतहाई गलत मौका पर इंतहाई नामाकूल बात कर रहा था। अच्छा, तो तुम मजबूरी में मेरे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। और वैसे भी मैं शिफ्ट हो रही हूं, वो कह गई, क्योंकि उसे उसकी बात दिल पर ठा से लगी थी। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो सफाई दे रहा था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? मैं हर किसी पर बोझ हूं और सबको तकलीफ में डाल रही हूं? फिक्र ना करो प्लीज। मैंने कहा ना, मैं जा रही हूं यहां से बहुत जल्द। वो अब टिश्यू से आंखें रगड़ रही थी। मैं अम्मी अब्बू की मर्जी के साथ खुद भी राजी हूँ। मेरा मतलब वो नहीं था। तुम जाने क्या सोच बैठी, बात को कहाँ से कहाँ ले गई हो। वो गुस्से में तिनक कर बोला, मगर सोनल इस रूप को डिजर्व नहीं करती थी। वो गलत था। अच्छा, तो तुम खुश हो? तो फिर शारिया के सामने हम दोनों किस मुंह से जाएंगे? कभी सोचा है तुमने? वो याद दहानी करवा रही थी। सोनल, मेरा दिल चाहता है कि अब उसे याद ना करूं, मगर हर वक्त वो जहन में रहती है।
यूँ महसूस होता है वो कहीं से आ जाएगी। बस अब हम उसे याद कर कर के ही ज़िंदगी गुजार देंगे, वो उसे समझा रहा था। और तुम ये सब फजूल बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है। बहरहाल आखिरी फैसला तो तुम्हारा ही होगा। वो अपनी बात ख़त्म कर रहा था। ओके, मैंने काफ़ी सोचा है और इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ, मगर हर बार शारिया ही का ख्याल आता है। आखिरकार सोनल ने अपने दिल की बात कह दी। शान, आ जाओ, खाना लग गया है। और सोनल कहाँ है? उसे भी साथ ही ले आओ। अम्मी की आवाज़ किचन से आई थी। जी अम्मी, आया, वो बोला। तुम हमेशा मुझे अपने साथ पाओगी, शान ने उसे कहा और दोनों अंदर चल दिए। आज दूसरा रोज़ था। वो सुबह ही सुबह आश्रम से निकल आई। इर्द गिर्द से मालूमात हासिल करने की कोशिश की कि अगर गैर कानूनी तौर पर कोई पाकिस्तान किसी तरह से पहुंचे, यानी अगर कोई गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान पहुंचना चाहे तो वो किस तरह पहुंच सकता है। आज वो बॉर्डर के करीब के एक गांव में जा रही थी ताकि कोई बॉर्डर क्रॉस करने का खुफिया रास्ता हाथ लग जाए। रिक्शे वाले को पैसे देकर अब वो इर्द गिर्द गांव का जायज़ा ले रही थी। उसी लाल फ्रॉक में मलबूस थी जो पिछले 3 दिनों से उसने पहन रखा था। काला चश्मा आंखों पर सजाए, बालों पर कसकर दुपट्टा लपेटा हुआ था। शहरी लड़की के रूप में काफ़ी खूबसूरत भी लग रही थी। मिट्टी के बने कच्चे मकानात एक दूसरे से काफ़ी करीब करीब बने हुए थे। छोटी छोटी सी दीवार चार दीवारी का काम कर रही थी। दरवाज़ों की जगह लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर मुश्किल से दरवाजे का काम लिया गया। ख़वातीन रंगीन साड़ियों में मलबूस, बाजुओं को सफ़ेद चूड़ियों से भरे हुए अपने अपने कामों में मसरूफ़ थीं। कोई घर में बर्तन मांज रही थी, कोई गाय के गोबर को दीवारों पर सजा रही थी, कोई कुएं से पानी भर रही थी। बच्चे रेत में खेल रहे थे जो गंदे मुंदे थे। 3-4 ख़वातीन एक दरख्त के नीचे बैठीं, अपनी साथियों से कुछ बातें कर रही थीं। और सलाइयों से कुछ बुन रही थीं। साथ ही साथ गप्पें भी हाँक रही थीं। वो उन ख़वातीन की तरफ चल दी। नमस्ते, उसने हाथ जोड़कर उनसे कहा। नमस्ते नमस्ते, बैक वक्त चारों औरतों ने उसे गौर से देखा और बोली। वो इतनी खूबसूरत लड़की को अकेले देखकर हैरान थी मगर खुश भी। जी, मैं रास्ता भटक गई हूँ और काफ़ी ज़्यादा थक भी गई हूँ। क्या आप मुझे बस स्टॉप का पता समझा सकती हैं? वो काफ़ी मासूम बनकर बोली। हाँ हाँ, बैठो बिट्टो बैठो। उन्होंने उसे बैठने की जगह दी
और एक दौड़कर उसके लिए पानी लेने चली गई। उनमें से एक ने उसे रास्ता समझाना शुरू कर दिया और वो भी वक्तन फवक्तन कोई सवाल पूछ रही थी ताकि वो उस पर यूं ही भरोसा करती रहें। बातें करते करते उसे 15 मिनट हो गए थे और वो उनसे काफ़ी घुल मिल गई थी। आप यहाँ रहते हैं? ये पाकिस्तानी सेना के इतने करीब, मेरा मतलब आपको डर नहीं लगता? वो कोई गोला ही फेंक दें। वो आखिरी अल्फाज पर जोर देते हुए बोली। ख़वातीन हैरान होकर उसे देखने लगी। मेरा मतलब है वो दुश्मन मुल्क है, वो तो आपको बॉर्डर के करीब भटकने भी ना देते होंगे। वो खुद को मशकूक समझकर 2 बार लापरवाही से बोली, दोबारा लापरवाही से बोली। अरे नहीं बिट्टो, पाकिस्तानी सेना आम लोगों को तो कुछ नहीं कहती, और अगर कोई बॉर्डर क्रॉस करे तो ये उसको उड़ा देते हैं। और हमारी अपनी सेना भी तो है ना। एक खातून जिसके माथे पर काफ़ी बड़ा गोल लाल टीका था, वो भारत के झंडे को देखकर बोली, जो वहाँ से एक नुक्ते जैसा ही नज़र आ रहा था। जी जी, मगर मैंने तो सुना है कि अभी पिछले ही दिनों किसी ने बॉर्डर क्रॉस किया है, इसी गांव के किसी बंदे की मदद से। उसने ठा करके तीर हवा में उछाल दिया। अरे नहीं बेटा, लोग अफवाहें उड़ाते हैं, एक औरत बोली, जिसने उसे स्टील के गिलास में पानी लाकर दिया था। नहीं नहीं शिमा, अरे वो अपना रामलाल का छोकरा है ना, कृष्णा, अरे वही जिसकी दुकान है और जिसने अपने दरवाजे पर श्रीदेवी की फोटो लगा रखी हुए है, वही। अच्छा अच्छा, ये इंतहाई अहम मालूमात उसे बड़े टीके वाली ने दी। सुना है कि खुफिया सुरंग का भी उसे मालूम है। एक और के मुंह के फूलों की बरसात हुई। दरअसल अब वो चारों कृष्णा की बीवी की बातें करने लगी थीं। वो उन्हें हाथ जोड़कर दुआ देते हुए कह कर चल दी। काफ़ी ख्वारी के बाद उसे सड़क के करीब दुकान नजर आई थी, जिस पर श्रीदेवी की काफ़ी बड़ी तस्वीर आवेज़ां थी, मगर वो काफ़ी फट भी चुकी थी। उसने जायज़ा लिया। दुकान पर छोटी मोटी बच्चों के खाने की अशिया थीं और कुछ दाल चावल वगैरह की बोरियां भी। नमस्ते दरवाजे के अंदर एक कदम रखकर बोली। जी बताओ जी, क्या चाहते हो? वो चारपाई पर लेटा हुआ था, उसकी तरफ देखे बगैर बोला। आप रामलाल चाचा के बेटे कृष्णा हो ना? वो बड़ी चालाकी से यूं बोली जैसे सदियों की वाकफियत हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताओ क्या दूँ? वो पहले तो उसे देखकर हैरत में डूबा, मगर अभी सिर्फ भीगा ही था
कि उसके मुंह से अपना नाम सुनकर खुश होकर बोला, सिर्फ दुकान ही चलाते हो या कोई और भी काम धंधा करते हो? वो खासी बेतकल्लुफी से उसकी दुकान का जायजा लेते हुए बोली, जी बस गुजारा करते हैं। वो कुछ समझ न पाया, मगर मैंने तो सुना है कि कुछ और काम भी करते हो। वो खासी मुहतात होकर बोली, जी मगर मैं समझा नहीं। वो उस लड़की से ये सब सुनकर काफ़ी सुन्न हो रहा था। मेरा मतलब है अगर मेरे काम आओ तो मुंह मांगी रकम मिलेगी। वो झट से अपना मुद्दा बयान कर बैठी, जी नहीं, मैं मैडम। उसे कुछ समझ ही ना आ रहा था। पहले उसने इर्द गिर्द बाहर की जानिब नज़र दौड़ाई, फिर बोला, मैडम मुझे फंसवाओगी क्या? अरे भगवान की सौ, मैं तो खुद बड़े मसाइल का शिकार हूँ। तुम अगर मेरी मदद करो और मुझे सरहद पार करा दो तो मैं अपने माता पिता से मिल लूँगी। और वो अब रो रो कर उसे यकीन दिलवा रही थी, झूठी कहानी सुनाकर उसका दिल पसीज रही थी। तुम्हें मालूम है तुम यहाँ से चली जाओ तो भारतीय सेना से किसी भी तरह अगर बच गई तो पाकिस्तानी सेना तो तुम्हें मार ही देगी, और तुम हो लड़की, फट से मेरा नाम लोगी। वो लड़का उसकी बातों में आ रहा था। खैर जैसे तैसे करके उसने बड़े कृष्णा और जो भी थे उनके वास्ते देकर उसे मुकम्मल इत्मीनान में ले लिया था। आखिर 1 घंटे की बहस के बाद ये तय हो गया कि अगर वो कल रात को 2 बजे उसको उसकी दुकान पर मिले और कृष्णा उससे 20,000 रुपये लेगा। असल में 2,000 उसने कृष्णा को एडवांस दे दिया था, अब 20,000 और बाकी था। तुम्हारा धन्यवाद कृष्णा, उसने आखिर में कहा और चल दी। सुनो बहन, तुम्हारा नाम क्या है? कृष्णा ने कुछ सोचकर पूछा। वो पहले मुड़ी, फिर मुस्कुराई और फिर बोली, पंछी, और चल दी। आज दूसरा रोज़ था। सोनल को अरमान साहब अपने घर ले आए थे। शारिया की अम्मी को एक नया मशगला मिल गया था कि वो था सोनल की शॉपिंग। बारात के दिन का जोड़ा ज्वेलरी दादी की तरफ से था, जिसमें अजलाल ने भी रकम डाली थी। बारात का खाना, अरमान साहब और सोनल की शॉपिंग करना, सारे मामलात संभालना शारिया की अम्मी की जिम्मेदारी थी। घर वालों ने काम बांटकर अपना अपना हिस्सा डाला था। दरअसल वो सोनल को शारिया ही समझ रहे थे। एमन भी आई हुई थी। अरे अजलाल, अच्छी तरह स्टेज तैयार करो, किसी को पता तो चले ना कि हमारी रहमान निशात की बारात आई है। अरमान साहब बहुत खुश थे और अजलाल को हिदायत दे रहे थे, बल्कि ज़्यादा तो डांट ही रहे थे। सोनल एकदम मुस्कुरा उठी और तशक्कुर के अंदाज में अरमान साहब को देखने लगी। दरअसल पहली बार किसी ने उसे रहमान निशात कहा था।
एमन ने दिन को ही उसे मेहंदी के लिए बिठा लिया था। रात को रश होगा और मेहंदी कहाँ अच्छी तरह लग सकेगी। हालांकि मेहंदी की रस्म रात में थी, मगर यहाँ सब मुमकिन था, क्योंकि ये शारिया का घर था, जिसको शारिया ने बिट्टो हाउस का खिताब दे रखा था। क्योंकि पेंट बाहर से नीला था और हर काम उस घर में निराला ही होता था। अब आप सब मुझे रोहमा निशात कहा करें। ये नाम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि शारिया का पसंदीदा नाम था। सोनल ने कहा। सब ने ही सुना, क्योंकि लाउंज में सब खाने पर जमा हो रहे थे। हाँ ठीक है मेरी प्यारी रोहमा निशात, अम्मी ने पुरजोश अंदाज में नारा लगाया। अगर सिर्फ रोहमा कह लें तो चलेगा, ये निशात विशात काफी लंबा हो जाएगा। ये असली सुस्त फरीद था, जो हमेशा शॉर्टकट के चक्करों में रहता था। जी नहीं, रोहमा निशात तो मतलब रोहमा निशात। वो और एमन पुरजोश होकर बोली। मगर बस रोहमा निशात के चक्कर में मेहंदी तीसरी मर्तबा डिज़ाइन पर फुल हो गई और एमन ने टिश्यू से यूं साफ की जैसे उसे आदत हो मेहंदी मल देने की। दीदी मुझे कुछ खर्चा चाहिए, पंछी ने सुबह ही सुबह दीदी को गार्डन में रोककर कहा। कैसा खर्चा? कर्जा की मद में कुछ थोड़ा मुझे कर्जा दे दें। हाँ पंछी बेटा, मगर किस लिए? तुम्हें जॉब नहीं मिली? अभी तक सारा दिन कहाँ होती हो? दीदी ने सफ़ेद रंग की साड़ी का पल्लू दुरुस्त करते हुए उसे कहा। और हाँ, तुम्हारे भाई का तो नंबर ही नहीं लग रहा। क्या बात है, तुमने दुरुस्त नंबर तो दिया था ना? दीदी ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। जी दीदी, शायद भाई ने फ़ोन बंद कर दिया हो। दरअसल आजकल वो काफ़ी चिढ़े रहते हैं फ़ोन से। कच्चा सा बहाना दे रही थी। अभी तो शुरुआत थी ना, वक्त के साथ साथ सब सीख जाएगी हमारी पंछी। ठीक है, चलो मैं ट्राई करती रहूँगी। दीदी अब आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। मगर आप उनसे रब्ता क्यों करना चाहते हैं? अगर उन्हें मेरे मुतल्लिक कुछ मालूम होगा तो वो मुझे मार देंगे। वो हैरान थी और बोली। अरे नहीं पंछी बेटा, ये तो नहीं बताऊंगी ना कि तुम मेरे पास हो। चलो बताओ कितनी रकम चाहिए और क्यों? दीदी ने मौजू बदल लिया। उन्हें लगा वो बहुत परेशान हो गई है। वो दीदी बस 20,000 रुपये, वो झिझक कर बोली। हैरत का झटका दीदी को लगा। वो बोली, क्या 20,000? तुम क्या करोगी इतने पैसे का? जी तो सामीन, ये थी नावल पंछी की किस्त नंबर 18। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पसंदीदगी की सूरत में लाइक का बटन दबा दीजिएगा। कमेंट में इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अगर मुनासिब समझें तो कारवां पॉइंट को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान
जिंदाबाद।